हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलो स्टार्ट करेंगे। जो हमने छोड़ा था, जहां छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितने आगे बढ़ते हैं हम आज, है ना। देखते हैं अकाउंट्स का जो लेक्चर था ना, वो मैं सोची हूँ कि आज अपना ये जो फ्लो है उसको ब्रेक नहीं करते। बिजनेस जो है हमारा, वो सॉरी लॉ जो चल रहा है, बिजनेस लॉ, उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट करते हैं। एंड इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि एलएलपी भी स्टार्ट करा देती हूँ, है ना। जितना अपना हो सकता है आज उतना कर लेते हैं। तो कल बस एक और लेक्चर लगेगा एंड चैप्टर 4 भी हमारा खत्म हो जाएगा। देन विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 विच इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, ओपन स्टार्ट करेंगे। तो अभी विदाउट ब्रेकिंग द फ्लो वी जस्ट डू द बिजनेस लॉ। एंड कल हम फिर अकाउंट्स की क्लास रख लेंगे जिसमें हम अकाउंट्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, वो स्टार्ट करने वाले हैं। जिसको भी बिफोर हैंड वो एक बार पढ़ना है, समझना है, या कोई कंसेप्ट रिवाइज करना है, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो यू कैन डू दैट। सो क्योंकि कल हमारी कंसेप्चुअल क्लास रहेगी विच विल बी ऑल अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स, है ना। तो वो ओपन करने वाले। ओके, तो ऑलरेडी प्लान्ड आउट है कि हमें कैसे क्या क्या पढ़ना है। एंड नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो वो चीज़ का। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले तो ये सेक्शंस किस 56 से 71 जो सेक्शंस है पार्टनरशिप एक्ट 1932 को, वो डील करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। पहली बात तो ये समझिए कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना इज नॉट नेसेसरी, सॉरी इट इज नॉट कंपल्सरी, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस। आप अपना फॉर्म रजिस्टर करवा लीजिए टू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो तो आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ उसमें एज अ रजिस्टर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए नॉन रजिस्ट्रेशन करवाना इज अ गुड प्रैक्टिस, बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू गेट इट रजिस्टर्ड। बहुत सारी फॉर्म्स मैंने ऐसे देखी है प्रैक्टिकल लाइफ में जो सालों साल तक रजिस्टर्ड नहीं रहती हैं, सिर्फ उनकी अग्रीमेंट और डीड बनी रहती है, पार्टनरशिप डीड, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट। जब तक कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होता है दे डोंट थिंक दैट रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। as soon as the dispute arises or a dispute is going to be arise, तो वो लोग क्या करते हैं, फटाफट रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बट इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करवाना फॉर्म का। इट कैन नॉट हैपन जस्ट इन अ डे, है ना। सो इट इज अ प्रोसेस। तो इट इज बेटर कि आप जब भी कोई पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं या कोई पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं तो उनको बोलिए कि गेट इट रजिस्टर्ड। बहुत सारी जगह पे जैसे कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है जो गवर्नमेंट टेंडर्स में अप्लाई करने वाली है, उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे जब तक आपके पास एक पार्टनरशिप का फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक आप टेंडर भी अप्लाई नहीं कर सकते गवर्नमेंट के। तो बहुत जगह, बहुत लाइसेंसेस में भी रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल नॉलेज दैट आई एम गिविंग यू कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करवाना चाहिए, है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। Registration of a firm may be affected at any time by sending or delivering to the registrar of firms a prescribed statement along with the prescribed fees. The statement must contain name, place of principal place of business, name of other places where the business is carried on, date when each partner joined the firm. ठीक है, दो तीन चीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या भेजना है स्टेटमेंट में आपको। एक तो नाम भेजना है फॉर्म का क्या है, ठीक है। पार्टनर ने कब ज्वाइन किया, पार्टनर का डिटेल भेजना है, पार्टनर ने कब ज्वाइन किया। और तीसरा प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में। एंड इसी से रिलेटेड है कि कोई और अदर प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसका नाम भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमको स्टेटमेंट के साथ भेजना है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म कैसे करना है कि आप अपने एक स्टेटमेंट विथ फीस किसको भेज रहे हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स को भेज रहे हैं। किसको, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स को भेज रहे हैं, ठीक है। साथ में सॉरी यहाँ पे और भी चीज है, फुल नेम्स एंड परमानेंट एड्रेस वाला पार्टनर का डिटेल एंड ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर ने कब ज्वाइन किया है एंड उसका फुल डिटेल, ठीक है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। साथ में जो ड्यूरेशन है फॉर्म का वो भी स्टेटमेंट में आना चाहिए, ठीक है।
द स्टेटमेंट मस्ट बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय ऑल पार्टनर्स। समझो, सारे पार्टनर्स को साइन और वेरीफाई करना है, और द स्पेसिफिकली ऑथराइज एजेंट। अगर सारे पार्टनर्स ने एक पावर ऑफ अटर्नी बना के एक पार्टनर को ऑथराइज कर दिया, ठीक है, तो वो ऑथराइज पार्टनर साइन कर सकता है, या फिर सारे पार्टनर्स को तो वेरीफाई या साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइनिंग की बात हो रही है। ठीक है, स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा। ठीक है, कंटेनिंग ऑल दीज डिटेल्स, स्टेटमेंट में ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। प्रिस्क्राइब फीस के साथ किसको भेजना, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को भेजना है। और साइन और वेरीफाई कौन करेगा, सारे पार्टनर्स, और कोई स्पेसिफिकली एक ऑथराइज एजेंट है तो उस वो करेगा। अब nature of registration. The Indian Partnership Act 1932 does not make registration compulsory. जो मैं आपको बताई थी, it is not compulsory in nature. However, non-registration creates certain disabilities. Therefore, registration becomes practically necessary. An unregistered firm is not an illegal association. इस बात को याद रखो। क्या एक अनरजिस्टर्ड फर्म इलीगल एसोसिएशन मानी जाएगी? तो नहीं। एन अनरजिस्टर्ड फर्म इज नॉट एन इलीगल एसोसिएशन। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, दैट इज फाइन। ठीक है, बट प्रैक्टिकली आपको रजिस्टर करवा लेनी चाहिए, जिससे आपको जो डिसेबिलिटीज नॉन रजिस्ट्रेशन होने पर मिलेगी, वो रजिस्टर्ड होने पे आपकी एबिलिटीज बन जाएंगी। समझ रहे हो? सो एन अनरजिस्टर्ड फर्म इज नॉट एन इलीगल, एंड पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, कहाँ गया पेन मेरा? हाँ, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। ये दो लाइन आपको याद रखनी है इसमें। ठीक है, ये दो लाइन आपको याद रखनी है, और ऊपर में ये याद रखना है कि आपको एक स्टेटमेंट किसको भेजना है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को भेजना है, प्रिस्क्राइब्ड स्टेटमेंट अलोंग विद द प्रिस्क्राइब फीस। और स्टेटमेंट में ये नीचे की चीजें होनी चाहिए। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है आपको? क्या ये चीज क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब आप पूछोगे कि मैम, अगर हम नॉन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, हम नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है, तो क्या इफेक्ट्स रहेंगे उसके? बार ऑन सूट्स बिटवीन पार्टनर्स। बार का मतलब होता है स्टॉप। बार का मतलब क्या होता है? स्टॉप। बार मतलब कि आपको एक रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप अब पार्टनर्स के बीच में कोई सूट्स हो रहे हैं, वो नहीं कर सकते। Partner of an unregistered firm cannot sue each other, ठीक है, or the firm for enforcement of contractual rights or rights under Partnership Act. This bar applies where the firm is unregistered and the suing person is not shown in register of the firm as partners. जब भी आप अपनी फर्म को रजिस्टर कराते हो, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का जो रजिस्टर रहता है, वहां पे वो आपकी एंट्री कर देते हैं कि आपकी फर्म एंटर्ड है और आप पार्टनर हो इस फर्म में। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास तो है ही डिटेल आपकी, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, है ना? तो आप कैसे स्यू कर सकते हो? आप अदर पार्टनर्स को या आप अपनी फर्म को स्यू नहीं कर सकते, सूट नहीं फाइल कर सकते फॉर एनी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट और एनी राइट अंडर पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकते अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। बार ऑन सूट्स अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज को भी नहीं स्यू कर सकते हो। एंड अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट स्यू a suit cannot institute a suit against third parties where the firm is unregistered and the persons suing are not shown in the register of firm as partners. ना तो फर्म रजिस्टर्ड है, ना तो पार्टनर्स रजिस्टर्ड है, तो ना फर्म स्यू कर सकती है, ना पार्टनर्स रजिस्टर्ड फर्म स्यू कर सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। नो बार ऑन थर्ड पार्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड पार्टीज कैन स्यू द फर्म और एनी पार्टनर। आप रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, डजेंट मैटर। थर्ड पार्टी के ऊपर कोई बार नहीं है। थर्ड पार्टी आपको भी स्यू कर सकती है, आपकी फर्म को भी स्यू कर सकती है, कर सकती है। बार किस पे है? अनरजिस्टर्ड पार्टनर पे, अनरजिस्टर्ड फर्म पे, पार्टनर फर्म पे बार है कि वो पार्टनर्स एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकते और थर्ड पार्टी को भी स्यू नहीं कर सकते, बट थर्ड पार्टी कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया अगर नॉन रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट कुछ सूट्स अलाउड है डिस्पाइट नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आपने नॉन रजिस्ट्रेशन किया है तो भी ये सूट्स अलाउड है। अगर आप नॉन रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड हो तो भी ये सूट्स अलाउड है। कौन से?
सूट फॉर डिसोल्यूशन, अगर फर्म को डिसॉल्व करना है तो कर सकते हो। सूट्स फॉर रेंडरिंग अकाउंट्स ऑफ डिसॉल्व फर्म, रेंडरिंग अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स देखना, अकाउंट्स देखना, वो आप डिसॉल्व फर्म का कर सकते हो। रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व फर्म, डिसॉल्व की बात कर, डिसॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी रियलाइज, रेंडरिंग अकाउंट्स, रेंडरिंग मतलब बनाना अकाउंट्स, एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इन तीनों के लिए अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो भी आप सूट फाइल कर सकते हो। सूट और क्लेम ऑफ सेट ऑफ नॉट एक्सीडिंग ₹100, मतलब सिर्फ 100 रुपए की बात कर रहे हैं। 100 रुपए से ज्यादा का क्लेम अगर है, उसके लिए आप सूट फाइल नहीं कर सकते बीइंग अ नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, 100 रुपए से ज्यादा मतलब आपको ऑलरेडी 100 रुपए का तो कोई क्लेम करेगा भी नहीं, है ना, ऐसे। Proceeding incidental to such claims and sued by firm having no place of business in territories, the Partnership Act applies. अगर sued by firm having no place of business in territories, मतलब कि जहां पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है उधर पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वो फॉर्म भी नॉन रजिस्टर्ड होने के बाद भी कर सकती है सूट। ठीक है। सूट फॉर रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर की अगर प्रॉपर्टी रियलाइज करनी है तो वो सूट फाइल हो सकता है। सूट बाय फर्म्स सिचुएटेड इन एग्जेम्प्टेड एरियाज अंडर चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 में कुछ एग्जेम्प्टेड एरियाज दिए हुए हैं, तो वो ऐसी फर्म जो उन एग्जेम्प्टेड एरियाज में सिचुएटेड है तो उनको भी एग्जेम्प्टेड रजिस्ट्रेशन से वो नॉन रजिस्टर्ड होने के बाद भी फर्म्स जो है सूट फाइल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये तो दो दो जगह, दो चीजें तो प्लेस ऑफ बिजनेस की बात करें, कहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट ही अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो वो वाला, एंड जहाँ पे एग्जेम्प्टेड एरियाज वो वाला। दूसरा, यहाँ पे तीन बात हो रही है डिसोल्यूशन की। ठीक है, एक बात कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी की, एंड इंसॉल्वेंसी के बाद यहाँ पे एक चीज की बात हो रही है, 100 रुपए से ज्यादा का क्लेम नहीं कर सकते, बट 100 रुपए से कम का क्लेम या सेट ऑफ है तो उसके लिए सूट फाइल हो सकता है। एंड प्रोसीडिंग इंसिडेंटल टू सच क्लेम, ऐसे क्लेम से कोई और प्रोसीडिंग्स भी अगर हो रही हैं तो वो प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं। क्या ये आपको समझ में आई, समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं इसी चीज को। Section 69 bars the institution itself of a suit by unregistered firm. Thus, registration is a cancellation precedent. Subsequent registration cannot validate the suit. समझ में आ रही है चीज क्या नहीं? ये लाइन नहीं समझ में आई होगी। ये लाइन मैं समझाती हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इधर से इंटरप्रिटेशन समझ में आता है कि इंटरप्रिटेशन कैसे होता है लॉ का। मतलब क्या? आपने फॉर एग्जाम्पल आपकी पार्टनरशिप फॉर्म जो थी, फॉर्म बनी थी 1 अप्रैल 2024 में। ठीक, किसी ने आपका पैसा नहीं दिया, किसी थर्ड पार्टी ने आपका पैसा नहीं दिया, तो ये जो इंसिडेंस, ये जो इवेंट हुआ था जहां पे पैसा नहीं मिला है, ये इवेंट हुआ है 1 जुलाई 2025 को। ठीक है, 2025 को। इतने टाइम में आप नॉन रजिस्टर्ड थे। क्या थे? नॉन रजिस्टर्ड थे। अब आपको पता चला कि 1 जुलाई 2025 को ही पता चला कि वो तो बेड डेट होने वाला है, पैसा नहीं देने वाला, तो हमको थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है। ठीक है, अब आप सोचे 1 जुलाई को ही पता चला, आप बोले कि चलो ठीक है अब प्रिपरेशन करते रजिस्ट्रेशन करने आने की। अब आप रजिस्टर्ड हुए हो कब? 1 सितंबर 2025 पे। क्या आप इस इवेंट के लिए सूट फाइल कर सकते हो? क्या आप इस इवेंट के लिए सूट फाइल कर सकते हो? आई वुड से नो। नो। रजिस्ट्रेशन इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब पहली कंडीशन है कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन कैन नॉट वैलिडेट द सूट। जो सब्सिक्वेंटली आपने रजिस्ट्रेशन करवाया इवेंट होने के बाद, इट विल नॉट वैलिडेट दिस सूट। समझ लो, रजिस्ट्रेशन क्या है? कंडीशन प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कंडीशन है, बाद में रजिस्ट्रेशन करा के फिर आप सूट फाइल कर रहे हो, दैट इज नॉट वैलिड सूट, दैट इज नॉट वैलिड सूट। अगर आप इसके बीच में ही 1 अप्रैल 2025 में 2025 में रजिस्टर्ड हो जाते तो क्या ये इवेंट हो सकता था? क्या आप सूट फाइल कर सकते थे इस इवेंट पे? यस, कर सकते थे, बट आपने वो इवेंट होने के बाद सब्सिक्वेंटली रजिस्ट्रेशन लिया है, तो आप सूट नहीं कर सकते इस
पर्टिकुलर केस के लिए इस रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। The court can only dismiss such suit. Subsequent registration cannot save it. Further, a partner of an unregistered firm cannot compel other partners to register the firm. His remedy is only a suit for dissolution. एक पार्टनर जो अनरजिस्टर्ड फर्म का दूसरे पार्टनर को फर्म रजिस्टर करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता है इस केस में, ठीक है। हिज रेमेडी, उसकी रेमेडी क्या है, सिर्फ यही है कि फर्म को डिसॉल्व कर दो, ठीक है। A partner cannot force others to register. Dissolution is the only remedy available to him. Okay. A suit by a firm is deemed to be a suit by all partners existing at the time of cause of action arose. Hence, all partners must join. However, an unregistered firm may sue for rights not arising out of contract, such as injunction against infringement of trademark. ये सिर्फ बता रहे हैं कि अगर कोई भी कॉज ऑफ एक्शन होता है जिस टाइम उस टाइम पे कॉज ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है, जिस टाइम पे वो घटना घटित हुई है, कॉज ऑफ एक्शन जिस टाइम पे वो घटना घटित हुई है उस टाइम पे जितने पार्टनर्स है सारे पार्टनर्स जॉइंटली वो सूट फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अनरजिस्टर्ड फर्म स्यू कर सकता है फॉर राइट्स नॉट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए। ना बात आ रही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड सूट्स फॉर लाइबल और स्लैंडर, ठीक है। Specific performance of partnership agreement. Since partnership depends upon personal एक मिनट. Since partnership depend अरे Since partnership depends upon personal confidence and inclination among partners, there can be no specific performance of a partnership agreement. इस केस लॉ स्कॉट वर्सेस रेमंड में ये हेल्ड हुआ था that specific performance of partnership agreement cannot be ordered by court. ये बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप जो है वो एक पर्सनल कॉन्फिडेंस पे ही बनी है। पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट में, ठीक है, कि दो लोग जो पार्टनरशिप करने के लिए आए हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो उनके बीच में एक पर्सनल कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसलिए वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आप पूछोगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होती है। जब भी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है मतलब दोनों को कुछ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस इन द सेंस क्या, कि मान लो कि एक ने दूसरे को कुछ सेल किया और दूसरे का, तो एक का ये हुआ कि वो डिलीवर करेगा और दूसरा उसको पैसा देगा, दोनों की परफॉर्मेंस ये रही। मान लो कि कोई एक इंसान परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात, ठीक है। कोर्ट वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाता है कि आपको ये परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी या ये परफॉर्मेंस, ये काम आपको करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में ऑल दो कोर्ट ने बोल दिया है, कोर्ट के जजमेंट ने ये बोला गया है, यहाँ पे अपन जुडिशियल पढ़ रहे हैं ना, तो कोर्ट के जजमेंट ने बोला है कि पार्टनरशिप में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे दोनों पार्टी म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ पार्टनरशिप में आई है, ठीक है। उन दोनों के बीच में पर्सनल कॉन्फिडेंस था। ऐसे नहीं था कि दो लोग जो एक दूसरे को जानते ही नहीं है उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ना। वो दो लोग एक दूसरे को जानते थे, समझते थे, साथ में बिजनेस करना चाहते थे, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाली बात आएगी ही नहीं, ठीक है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हो सकता है क्या, तो एज पर द कोर्ट्स ऑर्डर इन द केस ऑफ स्कॉट वर्सेस रेमंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे नो लिख दो एंड आपको ये सामने तो लिखा हुआ है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में, तो क्या आंसर होगा कि नहीं, कोर्ट के हिसाब से नहीं, ठीक है। ओके, सूट फॉर लाइबल और स्लैंडर। नाउ व्हाट इज लाइबल एंड स्लैंडर? किसी को डिफेम करना, किसी को गालियां देना, किसी को गंदी बातें करना, किसी को असॉल्ट करना मुंह से, है ना, ये होता है लाइबल या स्लैंडर। किसी की रेपुटेशन पे हिट करना, उसकी फेम पे हिट करना, उसको डिफेम करना, समझ में आया? अ फर्म इज मेयरली कलेक्टिव नेम फॉर पार्टनर्स। फर्म क्या है? फर्म की कोई खुद की आइडेंटिटी है? नहीं। फर्म तो पार्टनर्स ने बन के जो बनाई है, मिलके जो बनाई है, दैट इज अ फर्म। Therefore, a firm itself cannot sue for libel or slander.
तो फर्म खुद तो स्यू नहीं कर सकता कोई भी डिफॉर्मेशन के केस के लिए। लाइबल और स्लैंडर अगेंस्ट अ फर्म इज ट्रीटेड एज लाइबल और स्लैंडर अगेंस्ट पार्टनर्स। मतलब क्या है, ये लाइन अच्छी, इसको मार्क कर लो। लाइबल और स्लैंडर against a firm is treated as libel or slander against partners. Thus, partner individually or jointly may file such suit. अगर कोई भी इंसान किसी फर्म के ऊपर उंगली उठा रहा है, उसको डिफेम कर रहा है, उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो क्या माना जाएगा कि वो उसके पार्टनर्स की बुराई कर रहा है, वो उसके पार्टनर्स को डिफेम कर रहा है, उसके पार्टनर्स को उसकी रेपुटेशन को खराब कर रहा है पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स या तो इंडिविजुअली या जॉइंटली उस लाइबल और स्लैंडर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे केस लॉ था पी के ओसवाल हुजरी मिल्स वर्सेस तिलकचंद का। उनने यहाँ पे हेल्ड हुआ था कि डिफर्मेशन ऑफ फर्म इज डिफर्मेशन ऑफ इट्स पार्टनर्स हु मे स्यू इंडिविजुअली और जॉइंट। वही कि फर्म का डिफर्मेशन का मतलब क्या है, पार्टनर्स का डिफर्मेशन है ना। फर्म का डिफर्मेशन, पार्टनर की बुराई करोगे मतलब फर्म की बुराई करोगे मतलब पार्टनर्स की बुराई कर रहे हो, तो वो पार्टनर्स आपको जॉइंटली या इंडिविजुअली सू कर सकते हैं उस बुराई के लिए। Now here comes the end of Partnership Act 1932। ठीक है, हमने पूरा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लिया, पूरा पार्टनरशिप एक्ट हमने पढ़ लिया। ओके, इट्स डन। अब हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विथ व्हाट, ओवरव्यू ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ मैं, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ। विल मीट, अब जैसे कि 120 हो रहा है, 125 पे विल स्टार्ट अगेन। यू कैन pause the video, take break for 5 minutes or 10 minutes, whatever you think, and then start the video. Okay. Okay. आगे सब, yes, let's start with LLP, which is Limited Liability Partnership. Okay. नाउ हमने अभी तक पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत जो पार्टनरशिप थी उसके बारे में पढ़ा। नाउ व्हाट इज एलएलपी? एलएलपी क्या है? एलएलपी क्या है? नाउ बिफोर गोइंग टू ऑल दिस जो है एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसएडवांटेजेस, हम लोग सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं कि एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में और ऑर्डिनरी जो पार्टनरशिप अभी तक हमने जो पढ़ी है उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो नाम सजेस्ट करता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, हमने पढ़ा है पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, उनके पर्सनल स्टेट तक जा सकती है बात। ठीक है, तो ये हमने ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में पढ़ा हुआ है, जहाँ पे क्या होती है, पहले तो ये दो बॉक्सेस सेम है, ठीक है, कहीं से पढ़ लो। अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी होती है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में। वही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होती है, इट इज लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन, जितना पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया है उतनी ही लायबिलिटी है। पर्सनल स्टेट तक नहीं जाएंगे किसी पार्टनर के, ये एलएलपी का एक बेनिफिट है। ठीक है, दूसरा, आपने पढ़ा होगा कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और आपने पढ़ा है पार्टनरशिप। ठीक है, हमने अभी रिसेंटली कंपनी पढ़ा, अभी हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। इन दोनों के फीचर्स को जब मिक्स कर देते हैं तो क्या बन रहा है, एलएलपी। ठीक है, कंपनी और पार्टनरशिप के फीचर्स को मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एलएलपी बन जाएगा। ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो कि रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, कंपनी का उसमें टच है, पार्टनरशिप का टच है, इसलिए वो क्या बन गया है, वो एक नई चीज बन के आ गई है, वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, लीगल एंटिटी, तो एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एज अ कंपनी। कंपनी और मेंबर्स एक दूसरे से डिस्टिंक्ट रहते हैं, वैसे ही जो एलएलपी है अपने पार्टनर से डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाई जाती है। वही ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में पढ़ा कि कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पार्टनर्स ऑफ फर्म एक ही है, एक दूसरे के एजेंट प्रिंसिपल हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। जो कुछ होगा फर्म को वो पार्टनर्स को होगा, जो कुछ होगा पार्टनर्स को फर्म को होगा। ऑडिट अकाउंट्स, बुक्स एंड एनुअल ऑडिट मैंडेटरी होती है एलएलपी में। एज अ कंपनी के कंप्लायंसेस ज्यादा हो जाते हैं तो एलएलपी में भी बुक्स मेंटेन करना इज मैंडेटरी, ऑडिट एनुअली करवाना इज मैंडेटरी। पार्टनरशिप फॉर्म में वो केस नहीं है, जब तक पार्टनरशिप का टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, तब तक आपको इनकम टैक्स ऑडिट भी कराने की जरूरत नहीं पड़ती। मैनेजमेंट,
डेजिग्नेटेड पर्सन पार्टनर्स कैन मैनेज। वहां पे एलएलपी में कुछ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट का काम करते हैं। सारे पार्टनर्स को काम करने की जरूरत नहीं है, बट पार्टनरशिप फॉर्म में सबको इक्वली पार्टिसिपेट करना है, सारे पार्टनर्स को इक्वली पार्टिसिपेट करना है। नंबर ऑफ पार्टनर्स एलपी में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बट पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम 50% की लिमिट है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन किसके बीच में है? एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के बीच में। एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, अच्छा यहाँ पे लिख देती हूँ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में के हिसाब से रेगुलेट होती है पार्टनरशिप। एंड एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के हिसाब से एलपी गवर्न होती है। ठीक है, ये पढ़ लिया। चलो अब देखते हैं कि क्या बात बोल रहे हैं एलपी के बारे में। Limited liability partnership has been introduced in India through the Act Limited Liability Partnership Act 2008. LLP combines the advantages of both। एक कंपनी और पार्टनरशिप के दोनों दोनों एडवांटेजेस जो हैं वो क्या बना रही है? एलएलपी। कंपनी और पार्टनरशिप का जो बेबी है वो कौन है? एलएलपी है। ठीक है, इनटू अ सिंगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को मर्ज करके क्या बन रहा है? एलएलपी फंड। ठीक है, अब ये जो पूरा पैराग्राफ्स है इसमें सिर्फ एक ही बात लिखी है, एक ही बात लिखी है। क्या बात लिखी है? इन पैराग्राफ्स में सिर्फ ये बात लिखी है कि पार्टनर को कैसे प्रोटेक्ट किया गया है एलएलपी के अंदर। In an LLP, one partner is not responsible or liable for another partner's misconduct or negligence। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता था कि जिस एक पार्टनर ने फ्रॉड किया सारे पार्टनर्स लायबल हो गए, फर्म लायबल हो गए। बट यहाँ पे अलग केस है। अगर एक पार्टनर ने मिसकंडक्ट नेग्लिजेंस या फ्रॉड किया है तो दूसरा पार्टनर लायबल नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों पार्टनर को डिस्टिंक्ट कर दिया है एक दूसरे से। सबकी अलग अलग इंडिविजुअलिटी है। इवन एलएलपी की एक अलग इंडिविजुअलिटी है, सब सेपरेट लीगल एंटिटी है। This is an important distinction from an unlimited partnership. All partners enjoy limited liability protection similar to shareholders of a company. However, unlike shareholders, partners can directly manage the business. वहां पे कंपनी में मैनेज कौन करता है? बिजनेस डायरेक्टर्स करते हैं। शेयर होल्डर्स मैनेज नहीं करते। कौन करता है? डे टू डे अफेयर्स जो है बिजनेस के, कौन मैनेज करता है? डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये चीज का डिफरेंस है कि शेयर होल्डर्स जैसे वो हैं तो, बट पार्टनर्स डायरेक्टली यहाँ पे एलपी में मैनेज करते हैं, है ना? ठीक है, तो पार्टनर्स यहाँ पे उनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी, जितना वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उतनी लाइबिलिटी है, पर्सनल स्टेट पे कोई नहीं जाएगा। और एक पार्टनर की गलती से दूसरे पार्टनर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, an LLP also limits personal liability of a partner for errors, omissions, incompetence or negligence of employees or other agents of the LLP। मतलब कि एलपी के एम्प्लॉयज या एजेंट्स ने कुछ ऐसा काम कर दिया, कुछ एरर ओमिशन कर दिया, उनका इनकॉम्पिटेंस है या उनने कोई नेग्लिजेंस या फ्रॉड किया है, तो उससे पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी भी लिमिट कर दी गई है। पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी भी लिमिट कर दी गई है। मतलब यहाँ पे सिर्फ पार्टनर की बात हो रही है। पार्टनर के बेनिफिट्स अगर आपको देखने हैं एलएलपी में तो कहाँ जाओगे? यहाँ पे आओगे देखने के लिए। ठीक है, एलएलपी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है? एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है क्योंकि कंपनी का एक बहुत बढ़िया फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी का, है ना? एडवांटेजेस, है ना? तो वो एडवांटेज यहाँ पे भी हमें है कि एलपी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसकी लायबिलिटी भी कितनी, जितना उसका एसेट्स है उतनी उसकी लायबिलिटी। सेम पार्टनर्स पे अप्लाई होता है। पार्टनर जितना कंट्रीब्यूशन किया है उतनी उनकी लायबिलिटी रहेगी, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे हम बियॉन्ड द कंट्रीब्यूशन नहीं जाते। ठीक है, further, no partner is liable for independent or unauthorized action of other partners। कोई भी पार्टनर ने इंडिपेंडेंटली कुछ काम कर लिया, कोई अनऑथोराइज एक्शंस किए थे जो कि गलत थे, प्री जुडिशियल थे, जो नहीं करने चाहिए, जिसकी में उसकी अथॉरिटी नहीं थी, अगर वो कोई और पार्टनर काम कर रहा है तो कोई दूसरा पार्टनर उसके लायबल नहीं होगा। दिस प्रोटेक्ट्स पार्टनर्स फ्रॉम जॉइंट लायबिलिटी caused by the wrongful acts or misconduct of another partner। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। पूरे इस पैराग्राफ में मैं एक ये इंपॉर्टेंट लाइन निकालना चाहती हूँ आपके लिए, जो आप ध्यान से पढ़ें। क्या है कि ये जो चीज है एलएलपी वाली जो चीज है, दिस प्रोटेक्ट्स पार्टनर्स फ्रॉम जॉइंट लायबिलिटी।
जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप में नॉर्मली, बट यहाँ पे पार्टनर्स को उस जॉइंट लाइबिलिटी प्रोटेक्ट किया जाता है जब कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या मिसकंडक्ट करता है कोई दूसरा पार्टनर। अगर बी ने कोई मिसकंडक्ट किया है एलएलपी में, तो ए उसके लायबल नहीं रहेगा, उसकी जॉइंट लाइबिलिटी वहां पे नहीं बनेगी। ठीक है। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन इज ऑन 31 मार्च 2009 एंड कब बना था? 2008 में बना था। इफेक्ट में कब आया? 31 मार्च 2009 को आया। द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एलएलपी। एलएलपी में कौन सा एक्ट चलेगा? सिर्फ एलएलपी एक्ट 2008 चलेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है। अब आते हैं एलएलपी एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? हमारी कंपनी। क्या है? हमारी कंपनी। कंपनी में क्या क्या फीचर्स हैं? एक लीगल एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ठीक है। इट इज फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट। कौन सा एक्ट है ये? एक्ट कौन सा है? एलएलपी 2008। ठीक है। एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन है। ये सब नीचे भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेपरेट लीगल एंटिटी एक हो गई, परपेचुअल सक्सेशन हो गया। दूसरा, कोई भी चेंज पार्टनर में होता है शैल नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एलएलपी। अगर पार्टनर्स में कोई चेंज हो रहा है, ए बी सी थे, सी जा रहा है, डी आ रहा है, डी जा रहा है, ई आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, एलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा, उनकी राइट्स पे कोई चेंज नहीं आएगा, लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सब इक्वली रहेगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स थे perpetual succession, separate legal entity, and any change in partners will not affect the existence. Okay. कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं एलएलपी के, जो हम अभी पढ़ के आए हैं, वही चीज पढ़ना है हमें। जो अभी तक उनने बातें कही हैं उन्हीं बातों को फिर से दोहरा दो। सेपरेट लीगल एंटिटी मालूम है कंपनी का फीचर है, तो वो एलपी में भी आ गया। सेपरेट लीगल एंटिटी, एलपी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स एंड इट एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनर आया गया, मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, जो भी हो गया, कुछ भी हो गया, एलपी चलती रहेगी जब तक उसको वाइंड अप नहीं किया जाता है। ठीक है। गवर्न्ड बाय एलपी एग्रीमेंट। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। तो फीचर है किसका? पार्टनरशिप का भी फीचर यही था। क्या एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड तो होनी चाहिए, उससे गवर्न होगा। एलपी एग्रीमेंट भी बनाई जाती है। म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज डिस्कस हो गया अमंग पार्टनर्स एंड बिटवीन एलपी एंड पार्टनर्स आर गवर्न बाय एलपी एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू एलपी एक्ट। Act provides flexibility to frame agreement according to the choice of partners. In absence of LP agreement, rights and duties are governed in the provisions of LP Act and Schedule. सेम पार्टनरशिप में था। अगर पार्टनरशिप डीड बनाई गई है, ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में जो जो क्लॉजेस लिखे हैं वो होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्लॉजेस और राइट्स और ड्यूटीज हैं वो आपको माननी पड़ेगी। सेम इसमें लिखा हुआ है कि एलपी एग्रीमेंट बना है तो फ्लेक्सिबिलिटी है पार्टनर्स के पास, वो अमंग देमसेल्व्स डिसाइड कर लें क्या क्या क्लॉजेस रखते हैं। अगर एलपी एग्रीमेंट नहीं है तो शेड्यूल 1 जो दिया एलपी एक्ट का और प्रोविजन जो एलपी एक्ट के हैं, उसमें जो जो राइट्स एंड ड्यूटीज दी गई हैं वो गवर्न करेगी इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है। अब बात आती है लिमिटेड लाइबिलिटी की। एलएलपी इज लाइबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ द एसेट। जितने उसके एसेट्स हैं उतनी उसकी लाइबिलिटी है। ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। पार्टनर से कितनी लाइबिलिटी? जितना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। एलएलपी की लाइबिलिटी कितनी है? जितने उसके एसेट्स हैं। और पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितनी है? जितना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या ये बात क्लियर है आपको? कॉन्ट्रीब्यूशन में बी टेंजिबल, intangible या बोथ। नो पार्टनर इज लाइबल फॉर इंडिपेंडेंट एक्शंस ऑफ अनदर पार्टनर और मिसकंडक्ट ऑफ अनदर पार्टनर। However, liability becomes unlimited where LLP or partners act with intent to defraud creditors or for fraudulent purposes. Important line, important line, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए। However, liability becomes unlimited where LLP or partners act with intent to defraud creditors or the fraudulent purpose. इस लाइन के पहले तक तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल गार्डन में घूम रहे थे, मजा ही आ जा रहा था, सारे बेनिफिट सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं किसको? पार्टनर्स को। एलएलपी कब तक लायबल है? जब तक उसके एसेट्स जितने हैं उतनी लायबिलिटी उसकी है। पार्टनर्स की कितनी लायबिलिटी? जितने उसको कॉन्ट्रीब्यूशन किया उतनी लायबिलिटी है। कॉन्ट्रीब्यूशन टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल मतलब गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कुछ भी लेके आ सकते हो। ठीक है।
नो पार्टनर इज लाइबल, जो भी इंडिपेंडेंट एक्शन अगर बी ने कुछ मिसकंडक्ट किया उसके लिए ए लाइबल नहीं होगा एज अ पार्टनर। ओके, बट इस येलो लाइन जो हाईलाइटेड लाइन है उसमें क्या लिखा है कि अगर एलएलपी और पार्टनर कोई ऐसा काम करते हैं विद द इंटेंशन कि वो क्रेडिटर्स जो है उनको डिफ्रॉड कर सके, या कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए कुछ एलएलपी में काम हो रहा है, तो उनकी क्या हो जाएगी, जो लिमिटेड लाइबिलिटी थी वो ऐसे करके अनलिमिटेड हो जाएगी। ऐसे करके क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। जैसे ही आपने फ्रॉड किया, जैसे ही आपने क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने की कोशिश की, आपने इस इंटेंट से एक्ट किया है कि आपको क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करना है या कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए आप काम कर रहे हो, तो आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी जो थी वो ऐसे करके अनलिमिटेड हो जाएगी। फिर पार्टनर का जो पर्सनल स्टेट है एलएलपी में भी, वो भी खत्म। ठीक है, खत्म कर लिया जाएगा। सो एवरी पार्टनर, ये थर्ड हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी का। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एवरी पार्टनर इक्वल। ईच पार्टनर इज अ इक्वल मेंबर ऑफ एलएलपी। Partners jointly decide name of business, location of business, mode of operation. Partner shares profit and losses equally. There is no maximum limit on number of partners. पार्टनरशिप फॉर्म में कितनी लिमिट है, 50। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कितने ही पार्टनर्स रखो। नाम, लोकेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस कैसे करना है वो पार्टनर्स जॉइंटली डिसाइड करते हैं। सबके पास इक्वल शेयर होता है प्रॉफिट्स और लॉसेस में। लिखा है यहाँ पे स्पेसिफिकली, प्रॉफिट्स और लॉसेस में इक्वल शेयर रहेगा सारे पार्टनर्स को। सारे पार्टनर इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है। Limited liability protection. Each partner is protected against actions of other partners which may result in legal liability. 100 बार पढ़ चुके हैं अभी हम ये चीज। क्या ये आपके दिमाग में घुस गई है बात कि उनको लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन मिल चुका है, मतलब दूसरे पर्सन के काम के लिए खुद को लाइबिलिटी नहीं देंगे। दूसरे पर्सन ने कुछ भी किया हो, उसकी लाइबिलिटी फर्स्ट पर्सन पे नहीं आएगी। बी ने फ्रॉड किया है, ए के ऊपर नहीं आएगा। सी ने फ्रॉड किया, ए बी के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए किसके, एलएलपी के। ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी भी कहाँ से आ रही है, कंपनी से आ रही है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन भी कहाँ से आ रहा है, कंपनी से आ रहा है। एवरी पार्टनर इक्वल कहाँ से आ रहा है, पार्टनरशिप से ही आ रहा है ऑलमोस्ट, ये है ना। कहाँ से आ रहा है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एलएलपी के। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आप खुद भी पढ़ लोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं एक बार बेसिक रीड करा देती हूँ। सबसे पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी, वी ऑल नो। परपेचुअल सक्सेशन, वी ऑल नो। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स की है, ओके, बहुत ही अच्छी बात है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने भी रख सकते हैं, 50 की ऐसे नहीं, 50 तक ही, कितने भी रखो। मैनेज बाय पार्टनर्स देमसेल्फ, खुद ही पार्टनर्स अपने ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि शेयर होल्डर्स की तरह बैठे हुए हैं डायरेक्टर्स आगे मैनेज करेंगे। पार्टनर्स खुद ही मैनेज कर रहे हैं। एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, मस्ट बी रेसिडेंट इंडिया। ये आगे हम पढ़ेंगे, तो एक एक इंडिया का एक डेजिग्नेटेड पार्टनर तो होना ही चाहिए। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट होते हैं, तो हमको पता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू चल रहा है। इजी टू एस्टैब्लिश, ज्यादा माथापच्ची नहीं लगती, जैसे कंपनी को बनाने में बहुत ज्यादा ही कंप्लाइंसेस लगते हैं। एलपी के इतने कंप्लाइंसेस नहीं है, 2 फॉर्म फाइल होते हैं साल के। ठीक है, एंड और इनकॉर्पोरेट करने में ज्यादा तामझाम नहीं लगता है, इजिली इनकॉर्पोरेट भी हो जाती है। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर विथआउट डिलेड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, ज्यादा प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जैसे कंपनी में होती है वैसी नहीं है। पूरा स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी है। परपेचुअल एग्जिस्टिंग डिस्पाइट चेंज इन पार्टनर, सेम यही है, परपेचुअल सक्सेशन एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बिजनेस स्ट्रक्चर, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है एलपी एक्ट। ठीक है, तो आप बाहर जाके भी किसी बाहर वाले के साथ, फॉरेनर्स के साथ करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। नो मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं दी है, इतना होगा तो ही, कुछ भी 500 रुपए से स्टार्ट कर दो, है ना। एलपी एंड पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज, पता है हमको सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से। लिख दो यहाँ पे सेपरेट लीगल, और यार 8 क्यों बना देते हैं, जोश जोश में 8 बना दिया। सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से, है ना। पार्टनर्स आर नॉट लाइबल फॉर एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर, वही चीज को बार बोल रहे हैं। पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड लिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से। इजी टू डिसॉल्व एंड वाइंड अप, इजीली कर सकते हो आप। लोअर फॉर्मेशन कॉस्ट कंपेयर टू अ कंपनी, जो मैं आपको बता रही थी, इजिली
स्टैब्लिश हो जाती है। वही चीज को घुमा फिरा के यहाँ पे 17 पॉइंट्स में लिख दिया गया है, वही चीज को घुमा घुमा के। आपको क्या याद रखना है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है पार्टनर्स के ऊपर, ठीक है, मैनेज बाय पार्टनर्स देमसेल्व्स है, इजी टू एस्टैब्लिश है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है, ओके, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर विदाउट डिलेड प्रोसीजर, ठीक है, ये आपको समझना है। डिसएडवांटेजेस क्या है एलएलपी के? एलएलपी कैन नॉट रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक, अनलाइक कंपनी। कंपनी फंड्स रेस कर सकती है, क्या हमको ये बात पता है? कंपनी पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, पब्लिक कंपनी लिस्ट होके रन रेस कर सकती है फंड्स, ओके, ये हमको पता है। एलएलपी वो काम नहीं कर सकती, एलएलपी को वो राइट नहीं दिया, ये डिसएडवांटेज है इसमें, है ना। एक्ट्स ऑफ पार्टनर मे बाइंड एलएलपी इवन विदाउट नॉलेज ऑफ अदर पार्टनर्स, मतलब क्या कि भले उनकी लाइबिलिटी नहीं है बट पार्टनर ने जो काम किया है उसको वो एलएलपी को बाइंड किया जा रहा है, दूसरे पार्टनर्स को नहीं, बट एलएलपी को बाइंड किया जा रहा है हर एक एक्ट के लिए जो पार्टनर कर रहा है, इवन विदाउट नॉलेज ऑफ अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स को नॉलेज नहीं हो तो भी एलएलपी बाइंड हो रहा है सारे पार्टनर्स के एक्ट के लिए। इन सम केसेस लायबिलिटी में एक्सटेंड टू पर्सनल एसेट्स, जो हमने पढ़ा था डी फ्रॉड वाला केस, इंटेंशन टू डिफॉल्ट क्रेडिटर्स एंड फ्रॉडुलेंट पर्पसेस अगर कुछ होते हैं तो जो हमारी लायबिलिटी लिमिटेड थी वो ऐसे करके क्या बन रही, अनलिमिटेड। नो सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब ये चीज समझो, कंपनी में ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास है, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के पास है, तो सेपरेशन हो गई पावर्स की, है ना, शेयर होल्डर्स के पास अलग पावर्स है, डायरेक्टर्स के पास अलग पावर्स है, तो ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हो गई है। एलएलपी में वो केस नहीं है। एलपी में जो ओनरशिप है वो पार्टनर्स के पास है, मैनेजमेंट भी किसके पास है, पार्टनर्स के पास है, दोनों एक साथ ही हाथ जोड़ के काम कर रहे हैं, एक साथ हाथ जोड़ के काम कर रहे हैं, कोई सेपरेशन यहाँ पे नहीं है। तो ये बस ये 4 डिसएडवांटेजेस है एलपी एलपी बनाने के, बाकी तो सारे एडवांटेजेस है, गार्डन में घूम रहे हो ऐसे बन जाती है एलएलपी, है ना। तो बहुत ही बढ़िया चीज है एलएलपी बनाना, काम करना, जहाँ पे आपको कंपनी के फीचर्स भी मिल रहे हैं और पार्टनरशिप के फीचर्स भी मिल रहे हैं। यहाँ पे हमने ये डिस्टिंक्शन पढ़ लिया था। नेक्स्ट आ रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट और प्रोविजन जो शेड्यूल 1 के दिए थे, अगर एलपी एग्रीमेंट नहीं है तो क्या क्या होगा, पार्टनर्स एलपी में कौन से कैसे कैसे रहते हैं, उनका डिस्क्वालिफिकेशन का कंट्रीब्यूशन, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है, एलपी का नाम, इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, एलपी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, ये सब देखना है। होल्डिंग आउट इन एलपी जो अपन ने एस्टॉपल वाला पढ़ा था, एंड वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, खत्म। बट पढ़ना बाकी है ये सब चीजें, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये सब चीजें पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ से खत्म कर रही हूँ, है ना, बहुत ज्यादा ही हमने पढ़ लिया। यहाँ पे एंड कर रही हूँ, यहाँ से हम एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट के बाद पार्टनर के बारे में बात करेंगे, एग्रीमेंट पूरा पढ़ लेंगे, पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे, पार्टनर्स के बाद हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद हम डिसोल्यूशन की बात करेंगे, एंड चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। चलो, व्हाट आई वांट कि आप ये चैप्टर जितना अभी तक पढ़ाया है, फर्स्ट पेज से लेके इस पेज तक, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ तक का, इसको रीड करो, मॉड्यूल हो सके तो मॉड्यूल पढ़ो, अपने हिसाब से रिवाइज करते रहो, कि जो तो अभी तक जो पढ़ा है ना उसको रिवाइज करते रहो। रिवीजन इज द की टू एस एनी एग्जाम, सो कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।